किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स। तो देखिए इसमें स्टार्टिंग में बताते हैं कि हाउ सम मेन बिकम रूलर्स, कुछ आदमी कुछ मेन जो थे वो किस तरीके से रूलर्स या फिर राजा बनते थे। जो लीडर्स हैं उनको चूज़ करना वोटिंग के थ्रू, ये आजकल मतलब लगभग 50 साल से ही ये चीज़ स्टार्ट हुई है। पहले जो राजा बनते थे वो किस तरीके से बनते थे, देखिए रूलिंग जिस तरीके से आज हम लोग वोटिंग करते हैं, तो वोट करने का प्रोसेस तो काफ़ी रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है, लगभग 50 साल या मैक्सिमम 100 साल आप कह सकते हैं। मगर पहले जो राजा महाराजा होते थे वो किस तरीके से बनते थे, हाउ डिड मेन बिकम रूलर्स इन द पास्ट में वो कैसे राजा बनते होंगे। कुछ राजास के बारे में आप लोगों ने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था कि राजा जो है वो ऐसे मतलब लोग इकट्ठा होते थे और अपना लीडर्स मिल करके चुन लेते थे। बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो, लगभग 3000 साल पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे चेंजेस देखे कि किस तरीके से राजा चुना जाता था। Some men now become recognized as rajas by performing very big sacrifices। तो कुछ जो है लोग राजा बनने लगे थे कुछ यज्ञ करके, सेक्रीफाइस करके, मतलब या तो कुछ दान करके या फिर बलि दे करके। अश्वमेघ यज्ञ या फिर हॉर्स का सेक्रीफाइस, जो कि आप अगर रामायण देखी होगी आपने तो लास्ट में जब लव कुश मिलते हैं राम जी को तो वो अश्वमेघ यज्ञ ही परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ही मतलब वो घूम रहा होता है घोड़ा तब मिलता है ना। तो अश्वमेघ यज्ञ या फिर हॉर्स सेक्रीफाइस जो है एक ऐसा ही रिचुअल था जिसमें घोड़े की बलि दी जाती थी। हॉर्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था वो फ्रीली उसको घूमने के लिए। इट वॉज गार्डेड बाय अ राजाज मैन, और राजा का कोई एक आदमी होता था जो उस हॉर्स को गार्ड कर रहा होता था। अगर हॉर्स जो है जिस किंगडम में से निकल जाता था तो, और जैसे कि मान लीजिए ये घोड़ा है, ये घूम रहा है, राजा का ही राज्य है और राजा ने घोड़े को घूमने के लिए अलग अलग जगह पर छोड़ दिया है। तो जिस जगह से घोड़ा निकलता जाता था वो राजा, उस इलाके का राजा जो है वो मान लेता था कि हम जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है ना, इसको हम अपना हेड मानते हैं कि ये राजा हमसे भी ऊपर है। फिर वो महाराज या महाराजाधिराज वो और बड़ा राजा हो जाता था जिसका घोड़ा होता था। बट अगर इस वाली स्टेट ने सपोज करिए इसने अपनी स्टेट पे से निकाल दिया, बट इस वाली ने अब इसको रोक लिया घोड़े को, तो अब ये जिससे घोड़ा निकला था जिस स्टेट से यहाँ पर से, और इस वाले में युद्ध होगा, ठीक है। अब जो जीत जाएगा उसका फिर वो ज़्यादा बड़ा राजा बन जाएगा। तो इस तरीके से अश्वमेघ यज्ञ जो है वो परफॉर्म किए जाते थे। इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास इट मीन दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म सेक्रीफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम। तो जिस राज्य में से वो घोड़ा निकल जाता था तो वहाँ का मान लेते थे कि वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसका ये घोड़ा है। राजाज वर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस। फिर जिस इलाके में से वो घोड़ा निकलता जाता था वहाँ उन इलाकों के राजा को, जो इस राजा का वो घोड़ा होता था, उस राजा के द्वारा बुलाया जाता था, एक बहुत बड़ा हवन होता था। विच वॉज परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट। तो स्पेशली ट्रेंड जो पंडित वगैरह होते थे वो उसको जो है यज्ञ परफॉर्म करते थे। हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट्स, और उनको गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जाते थे। राजा हु ऑर्गेनाइज्ड सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल। और राजा जो सेक्रीफाइस करवाता था ना वो मतलब रिकॉग्नाइज कर लिया जाता था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड ऑल दोज हु केम बॉट गिफ्ट्स फॉर हिम, और जितने भी लोग आते थे वो उस राजा के लिए कुछ ना कुछ तोहफे, कुछ गिफ्ट्स वगैरह ज़रूर लाया करते थे। राजा वॉज द सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स। राजा जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल फिगर होता था इन सारे के सारे जो रिचुअल्स होते थे ना, सेक्रीफाइस वगैरह, इसमें। ही ऑफन हैड स्पेशल सीट्स। उस राजा की एक स्पेशल सीट होती थी, उसका एक थ्रोन काफ़ी बड़ा सा वो होता था, गद्दी होती थी जिसमें वो बैठता था। वो ज़्यादातर टाइगर की स्किन की भी बनी होती थी। अ चैरिटियर हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस हिज एक्सप्लॉइट्स चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। और चैरिटियर मतलब जो सारथी होता था ना, जो रथ चलाता था, वो पूरी किस तरीके से राजा ने कौन कौन से मतलब युद्ध में अपनी वीरता दिखाई है, वो वीरता की कहानियाँ सुनाता था। उसके जो रिलेटिव्स होते थे स्पेशली वाइफ्स और उसके बेटे, वो परफॉर्म करते थे काफ़ी सारे छोटे छोटे रिचुअल्स, थोड़ी है ना रिचुअल्स होते हैं, हवन दे देना और टाइप्स इस टाइप के। अदर राजाज जो होते थे वो स्पेक्टेटर्स होते थे। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक होते थे जो बैठते थे और वॉच करते थे कि सेक्रीफाइस कैसे हो रहा है। प्रीस्ट जो है वो काफ़ी सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, जैसे कि वही स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर, मतलब जो पवित्र पानी है उसका छिड़काव करने का काम राजा पर। ऑर्डनरी पीपल, जिनको विश कहा जाता था, विश होते थे ऑर्डनरी आम लोग। और वाइश्य हु ऑल्सो बॉट गिफ्ट्स, ऑर्डनरी लोग भी राजा के लिए गिफ्ट्स वगैरह लाते थे। हाउएवर सम people such as those who were regarded as शूद्र by the priest were excluded from the rituals। मगर जिन्हें शूद्र माना जाता था ना, उनको ये रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल भी हक नहीं होता था। अब आता है वर्ण। We have many books that were composed in
नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी सारी किताबें लिखी गई हैं, स्पेशली जो गंगा और यमुना वाला इलाका है उस इलाके में काफ़ी किताबें लिखी गई हैं। ठीक है, बुक्स जो हैं वो हम लोग अफन कॉल्ड लेटर वैदिक मतलब जब वेदों के बाद ये किताबें लिखी गई थी, बिकॉज दे वर कंपोज्ड ऋग्वेद के बाद। ठीक है, चैप्टर 4 में ऋग्वेद सामवेद वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो ये जो लेटर वैदिक किताबें हैं ये ऋग्वेद लिखे जाने के बाद लिखी गई थी। दीज इंक्लूड ऋग्वेद के बाद जितनी भी किताबें आई उनको लेटर वैदिक कहते हैं, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, एज वेल एज काफ़ी सारी बुक्स जो कि पंडितों ने लिखी थी। उसमें रिचुअल्स लिखे गए थे कि किस तरीके से जो है पूजा वगैरह परफॉर्म करनी है, और रूलर्स जो हैं किस तरीके की सोसाइटी के रूल्स होने चाहिए। काफ़ी सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते थे सोसाइटी में उस टाइम पर, जैसे कि पंडित होते थे, लड़ाके, वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन। ये सब क्या होते थे? फार्मर्स होते थे जो किसान होता था। हर्डर्स चरवाहे जो जैसे कि चारा चरवाने जाते हैं ना, वो हर्डर्स होते हैं। ट्रेडर्स जो लोग व्यापारी जो होते हैं, व्यापार करते हैं। क्राफ्ट पर्सन्स जो जिससे सामान बनाते हैं, मान लीजिए टोकरी बनाने का काम, जूते बनाने का काम है ना। लेबरर्स जो कि मजदूर होते हैं। फिशिंग फोक जो मछली पालन करते हैं, मछली पकड़ते हैं। फॉरेस्ट पीपल जो लोग जंगलों में रहते हैं। कुछ प्रीस्ट या फिर कुछ वॉरियर काफ़ी ज़्यादा अमीर होते थे, कुछ फार्मर्स, ट्रेडर्स होते थे, और उसमें काफ़ी सारे लोग आते थे। ठीक है, और ये लोग ना अलग अलग वर्णों में डिवाइडेड थे। ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, इनको पंडितों ने अलग अलग वर्णों में, अलग अलग जातियों में डिवाइड कर दिया गया था। ईच वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, और हर वर्ण का एक अलग अपना काम होता था। फर्स्ट वर्ण जो है ना वो होता था ब्राह्मणों का, क्योंकि ब्राह्मणों ने बनाया है तो अपने आप को तो ऑब्वियसली ये सबसे ऊंचा ही रखेंगे। तो फर्स्ट वर्ण वाज द ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द वेदास। ब्राह्मण से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो वेदों को पढ़ें, वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करें और गिफ्ट्स लें। अभी देखिए, जिसने बनाया है वो तो अपने को सबसे ऊपर भी रखेगा और वो सब कुछ लेगा भी, है ना। तो वर्ण जो होता था, फर्स्ट वर्ण ब्राह्मण था, ब्राह्मणों का था, और ये वेद पढ़ते थे, परफॉर्म करते थे रिचुअल्स, मतलब ये पूजा पाठ करते थे, और ये लोग इनको पैसे वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह दिया करते थे। सेकंड प्लेस जो दूसरा ओहदा आता था वो था रूलर्स का, राजा का, क्षत्रियों का। मतलब ब्राह्मणों को राजा, मतलब ब्राह्मण ने खुद को राजा से भी ऊपर रखा था। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, और क्षत्रियों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो लड़ाइयाँ लड़े और लोगों की प्रोटेक्शन करें। थर्ड वॉज विश और द वैश्यास। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स। जो वैश्या थे, फार्मर्स होते थे, हर्डर्स चरवाहे वगैरह, और व्यापारी होते थे। क्षत्रियास एंड वैश्यास कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। क्षत्रिय और वैश्य दोनों सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर सकते थे, बट जो शूद्र होते थे ना, उनको सेक्रीफाइस परफॉर्म करने का हक नहीं दिया जाता था। लेटर वर्ग सबसे लास्ट के जो होते थे उनको, शूद्र को सबसे ज़्यादा नीचा माना जाता था, जिनका काम था कि ऊपर की जो 3 जातियां हैं ना उनको सर्व करना, और ये रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करते थे। ज़्यादातर वुमेन जो हैं उनको भी शूद्र ही माना जाता था। मतलब विमेन को किसी कास्ट का नहीं माना जाता। विमेन को कहते हैं कि वुमेन भी एक शूद्र ही होती है, सबसे नीची जाति की होती है। बोथ विमेन और शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। विमेन, औरतें और शूद्र जो हैं वो वेद नहीं पढ़ सकते थे। प्रीस्ट ये भी कहते हैं कि ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ठीक है, प्रीस्ट ने कहा कि ये जो ग्रुप्स है ना, ये जाति जो हमने बंटवारा किया है, ये तुम्हारे जन्म के आधार पर हम कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए, जिसका फादर और मदर ब्राह्मण है, ऑटोमेटिकली उनका बच्चा ब्राह्मण बन जाएगा। लेटर ऑन क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। पहले तो शूद्राजी थे, फिर उसके बाद ना अछूत भी आ गए जिनको अनटचेबल कहा गया। इसमें कुछ क्राफ्ट पर्सन होते थे, हंटर गैदरर होते थे, जो ऐसे बटोर के खाना खा लिया करते थे, और जैसे कि चमड़ा बनाने वाले लोग, इनको अनटचेबल, अछूत माना गया। एज वेल एज पीपल हु परफॉर्म बरियल्स एंड क्रीमेशंस, और जो जैसे कि बरियल्स गाड़ते हैं, लोगों को क्रीमेट करते हैं, मतलब चिता जो होते हैं ना वहाँ पे रहते शमशान घाटों पे, उनको भी अनटचेबल्स माना जाने लगा। दीज प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टेक्ट विद दीज ग्रुप्स वॉज पॉल्यूटिंग। पंडितों ने कहा कि ये जो नीची जाति के लोग हैं, अगर तुम इनके कांटेक्ट में आओगे तो तुम गंदे हो जाओगे, तुम पोल्यूट हो जाओगे। देखिए किस तरीके की धारणाएं चलती थी उस ज़माने में। मैनी आज भी चलती हैं, बट आज बहुत कम हो चुका है, अच्छी बात है। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जो ब्राह्मणों ने ले डाउन किया था। सम किंग्स थॉट वर सुपीरियर्स टू द प्रीस्ट। कुछ सोचते थे, कुछ किंग सोचते थे कि हम तो इन पंडितों से ऊपर हैं। अदर्स फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग विच वर्ण पीपल बिलोंग टू। कुछ लोग सोचते थे कि मतलब जन्म के आधार पर आप कैसे कर सकते हैं कि कौन किस वर्ण में आएगा, कौन कौन सा काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। बिसाइड कुछ पीपल सोचते थे कि देयर शुड बी नो डिफरेंसेस अमंग पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। कुछ लोग ये भी सोचते थे कि काम के आधार पर कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अदर्स, काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते थे कि हर किसी के पास
अधिकार होना चाहिए वो रिचुअल परफॉर्म कर सके। और कुछ लोग जो प्रैक्टिस है ना अनटचेबिलिटी की, इसको कंडेम्ड करते थे। कंडेम का मतलब कहते थे चीज़ बहुत गलत है। ऑल्सो ऐसे लोग भी थे हमारे देश में, सब कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम वगैरह ना, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत ही कम थे, वहाँ पे जो प्रीस्ट वगैरह थे ना, इनकी कोई बात मानी नहीं जाती थी। अब देखिए पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड ग्रेवेयर का मतलब है पेंट करा हुआ है ग्रे से कलर का इस बर्तन पर। तो पेंटेड ग्रेवेयर एंड बाउल्स आर मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक है, बाउल्स वगैरह पे ग्रे कलर का पेंट कर देते थे। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच, काफ़ी सॉफ्ट सी होती थी, चिकनी सी होती थी टच करने में, विद अ नाइस स्मूथ सरफेस। उनका सरफेस काफ़ी ज़्यादा नाइस सा स्मूथ सा होता था। परहैप्स दीज वर यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स, काफ़ी स्पेशल ओकेजन्स पे इनका इस्तेमाल किया जाता होगा इंपॉर्टेंट लोगों को फूड सर्व करने के लिए। तो पेंटेड ग्रेवेयर्स हमें मिलते हैं। अब आता है जनपद की। जनपद क्या होती थी? राजास हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस। अब ये जो राजा जो खूब बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे, उनको राजाज ऑफ जनपद रादर देन जन कहा जाने लगा। ठीक है, उनको जनपद, एक बड़ा राजा कहा जाने लगा। वर्ड जो जन है, इस जनपद है, इसका मतलब है जन। जन का मतलब होता है, देखिए लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट। लोग जहाँ पर पैर रखते हैं वो जनपद होता है। पद का मतलब पैर, जन का मतलब लोग। तो जनपद हो गए जहाँ पर लोग रहते हैं, अपने पैर रखते हैं एंड सेटल डाउन रह चुके हैं। ठीक है, तो जनपद बड़े बड़े राज्य होने लगे थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड, एक्सकवेट करने का मतलब होता है खुदाई करके निकालना। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने खुदाई करके काफ़ी सारी सेटलमेंट्स निकाली हैं जनपद की, सच एज पुराना किला इन दिल्ली। दिल्ली का जो पुराना किला है, ठीक है, वहाँ पर नीचे से जब खोदी गई तो काफ़ी पुराने टाइम की चीज़ें मिली। हस्तिनापुर नियर मेरठ, मेरठ के पास हस्तिनापुर। हस्तिनापुर किसका राज्य था? कौरवों पांडवों का है ना राज्य था हस्तिनापुर। एंड अतरज खेड़ा नियर इताहा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स, लोग हट्स में रहते थे, झोपड़ों में। एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स, और कैटल मतलब गाय भैंस वगैरह पालते थे और दूसरे जानवर भी पालते थे। और वो उगाते थे चावल, वीट, बाले, पल्से, शुगर केन, सीसेम एंड मस्टर्ड। ये सारे के सारी फसलें वो उगाया करते थे। और वो अर्दन पॉट्स मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कुछ ग्रे कलर के होते थे, कुछ रेड कलर के होते थे। स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी भी होती थी जिसको पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं। जैसे हमने ये देखा था ना, ये वाला, ये पेंटेड ग्रेवेयर का एग्जाम्पल है। एज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, ये ग्रे कलर के होते थे, इन पे डिज़ाइन होता था और लाइंस और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, ऐसी लाइन बना दी, गोल गोल सर्कल्स बना दिए सुंदर सुंदर से, और काफ़ी चिकने और अच्छे ये होते थे। तो जनपद के बारे में अभी हमने नहीं देखा। जनपद थोड़े छोटे इलाके होते थे। अब महाजनपद, कई सारे जनपद मिलकर के खूब बड़ा सा महाजनपद बनाते थे। अबाउट 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले कुछ जनपद जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए दूसरों से। तो जो जनपद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए उनको महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ महाजनपद जो है हमें दिखाए गए हैं मैप में। महाजनपद के पास अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी, काफ़ी सारी फोर्टिफाइड होती थी, मतलब खूब बड़े बड़े किले बने होते थे। दिस मीन्स दैट कि बड़ी बड़ी दीवारें होती थी जो कि वुड की होती थी, मतलब लकड़ी की, ईंटों की, ठीक है, पत्थरों की दीवारें बनी होती थी। तो ये महाजनपद दिखाई गई हैं। जैसे कि गांधार, गांधार एक महाजनपद था। कौन था इसका? गांधारी यहाँ की थी, है ना, और शकुनी भी यहाँ का था। और ये कुरु, कुरु मतलब कुरुराष्ट्र, कुरुवंश जो था जहाँ के कौरव पांडव थे। फिर पांचाल, पांचाल क्या था याद है आपको? जहाँ की पांचाली थी। मतलब हम पूरे महाभारत से ले रहे हैं, महाभारत में इन सब इलाकों के नाम आते हैं ना, इसलिए। तो है ना, पांचाल जहाँ की द्रौपदी थी। फिर कोसाला, फिर आता है हमारा वज्जी, फिर अंग। अगर आप लोग आजकल महाभारत देख रहे हैं तो अंगराज, अंगराज किसको बोला जाता था? कर्ण को। तो कर्ण को ये वाला इलाका दिया गया था। फिर अवंती, है ना। तो ये सारे के सारे, अगर आपने महाभारत देखी होगी ना, तो ये सारे के सारे जो है ना महाजनपद आपको याद हो जाएंगे। गांधार, फिर कुरु, फिर पांचाल, कोशाला, मगध, मगध कहाँ का था? अशोक जो है वो मगध का राजा था। फिर अंग और वंग, अंगराज कर्ण थे। तो अवंती वगैरह, तो ये सारा का सारा उसमें महाभारत में भी हमें इनके नाम देखने के लिए मिलते हैं। Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. Forts जो है बड़े बड़े किले इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि लोगों को लगता था, मतलब लोगों को डर लगता था कि भाई हम पे अटैक ना हो जाए। It is also likely that some rulers wanted to show, और एक तो इसलिए बनाते थे बड़े बड़े फोर्ट्स की दूसरे राजाओं से, दूसरे राज्यों से खुद को बचाने के लिए। और कई बार किंग ये भी दिखाना चाहता था कि मैं कितना ज़्यादा अमीर हूँ, कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता था। टॉल इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड द सिटीज़, खूब खूबसूरत खूबसूरत इमारतें बनाई जाती थी, ये दिखाने के लिए कि हम कितने ताकतवर हैं।
ऑल्सो इन दिस वे लैंड एंड पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय द किंग। अब जो फोर्टिफाइड एरिया मतलब एक बड़ा सा इलाका है और उसको बिल्कुल चारों तरफ से दीवार से जो है कवर कर दिया है, बीच में लोग रह रहे हैं, तो किंग को उनको कंट्रोल करना भी आसान हो जाएगा। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, मतलब बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती थी इस तरीके से बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। थाउजेंड्स, अगर लाखों की बिना बात करें तो थाउजेंड्स के अमाउंट में हमारी ईंटें और पत्थर इनका इस्तेमाल किया जाता था। इन टर्न मेंट एनॉर्मस, बहुत ज़्यादा लेबर का, बहुत सारे पैसों की और बहुत सारे मैन विमेन चिल्ड्रन सब लोग और काफ़ी सारे रिसोर्सेज की इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ बनाने में ज़रूरत पड़ती थी। देखिए वॉल, कितनी बड़ी वॉल बनाई जा रही है। तो ये फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी, कौशाम्बी जो है ये वॉल, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड बाय अ ब्रिक, ठीक है, इलाहाबाद के पास ये कौशाम्बी पड़ता है, वहाँ की हमें ये मिलती है। अब और जो नए नए राजा है उन्होंने अपनी आर्मीज़ को मेंटेन करना शुरू कर दिया। अपने जो सोल्जर, अपने सैनिक रखते थे आर्मी में, उनको रेगुलर पेमेंट, पैसे देना शुरू कर दिया। पूरे साल आर्मी रखता था राजा और सैनिकों को पैसे देता था। पेमेंट्स जो हैं वो पंच मार्क्ड कॉइन में, सिक्कों की फॉर्म में होती थी, जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। पंच मार्क मतलब उन पर एक पंच करके शुद्ध शेप सी बना, राजसी सील वगैरह जो होती है ना, चिन्ह लगा दिया जाता था और वो पैसे के तरह एक्ट करते थे। टैक्सेस, अब राजा था, पैसे कहाँ से आएंगे राजा के पास, वो टैक्स कर इकट्ठा करेगा। रूलर्स जो होते थे महाजनपद के, महाजनपद क्या होती थी, खूब बड़े बड़े जो जनपद थे इकट्ठा होकर के एक महाजनपद बन जाती थी। रूलर्स जो होते थे महाजनपद के, उनके बड़ी बड़ी फोर्ट्स होते थे, बड़े बड़े किले, बिल्डिंग्स होती थी, उनकी बड़ी बड़ी आर्मी होती थी, तो उनको ज़्यादा रिसोर्स भी चाहिए थे, मतलब ज़्यादा पैसा भी चाहिए था इसलिए, और उनको ऑफिशियल्स लोग भी चाहिए थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन गिफ्ट्स, की गिफ्ट्स ही लोग दे देंगे, राजा ने टैक्स स्टार्ट कर दिया कलेक्ट करना। टैक्स जो है क्रॉप्स पर वर इम्पॉर्टेंट, क्रॉप्स मतलब क्योंकि उस समय सब खेती ही करते थे तो खेती पर टैक्स लगाना इंपॉर्टेंट था। मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि उस टाइम फार्मर थे, तो टैक्स जो था ना वो 1/6 होता था। मतलब जो है अगर आपके 100 है तो 100 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, उतना, जैसे कि 100 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 और 6 से 36, 6 7 42, 6 8 जा 48, 6 7 जा 6 जा 36, तो लगभग 16% जो आपका पैसा कमाया है ना आपने, वो आपको कर में देना पड़ेगा। 16% ऑफ मनी आपको अपने रेंट के थ्रू देनी पड़ेगी। दिस वॉज नोन एज भाग और शेयर, और इस 1/6 का जो पार्ट टैक्स के रूप में लिया जाता था इसको भाग बोला जाता था। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट कि भाग क्या होता था। 1/6 ऑफ जो टैक्स लिया जाता था भाग, टैक्स की फॉर्म में, उसको भाग बोलते थे। तो 1/6 क्या था, जो टोटल प्रॉफिट होता था उसका। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सन एज वेल, जो लोग कुछ काम वाम करते थे, जूते बनाना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, उन पर भी टैक्स लगता था। कैसे कि वो राजा के लिए लेबर की फॉर्म में काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल वीवर और अ स्मिथ में हैव टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग, तो किंग के लिए उनको फ्री में काम करना पड़ता था टैक्स की फॉर्म में। हर्डर्स जो कि चरवाहे थे वो टैक्स पे करते थे, जो जानवरों के प्रोडक्ट्स होते थे जैसे कि घी, दूध, इन सब की फॉर्म में हर्डर्स जो हैं वो टैक्स पे करते थे। There were also taxes on goods and that were bought and sold through trade. Taxes on goods, सामान जो होता था उस पर भी टैक्स लगता था जिसको खरीदा बेचा जाता था। Hunter gatherer had also had to provide forest produce to राजा, तो राजा को जंगलों में जो हंटर गैदरर कौन होते थे, जो जंगलों में रहते थे और जानवरों की हंटिंग, मतलब जानवरों को मार करके खाते थे और फल वगैरह इकट्ठा करके अपना जीवन यापन चलाते थे। तो जो फॉरेस्ट में, जंगलों में जो चीज़ें होती थी वो हंटर गैदरर्स को राजा को प्रोवाइड करवानी पड़ती थी। अब आता है चेंजेस इन एग्रीकल्चर, मतलब खेती में बदलाव। 2 मेजर चेंजेस आए थे एग्रीकल्चर में इस टाइम पर, जो ये महाजनपद वाला टाइम था। इसमें क्या था, आयरन प्लोशेयर्स, मतलब हल जो है लोहे का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा था। इसकी वजह से हैवी क्लेली सॉइल को भी टर्न किया जा सकता था, और मतलब जो पहले लकड़ी का हल होता था ना, अब लोहे का जो हल बनने लगा तो सॉइल को एकदम से उसको अच्छे से उठाया जा सकता था, जिससे आप जुताई अच्छे से हो सकती थी, आप ऐसे समझ लीजिए। और दूसरा क्या चेंज आया, लोगों ने ट्रांसप्लांटिंग पेडी, लोगों ने क्या किया, चावल वगैरह भी उगाने शुरू कर दिए। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट वुड स्प्राउट, सैपलिंग वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। मतलब क्या, पहले क्या हुआ था, बीज ऐसे बखेर दिए जाते थे, बट ये टाइम आते आते इन्होंने छोटे छोटे से पेड़ उगाए और पेड़ की छोटे छोटे पेड़ों से ही एक तरह से फसल को आगे ज़्यादा और बढ़ाने लगे थे।
इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और बहुत ज़्यादा अच्छी खासी फसल होने लगी। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग डाउन। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, दास और दासी जो होते थे, लैंडलेस एग्रीकल्चर, उनको ही काम करना पड़ता था खेतों में। तो मेनली क्या हमने क्या सीखा, दास और दासी जो स्लेव्स गुलाम होते थे। और कम्मकारा, आपसे पूछा जा सकता है कि कम्मकारा कौन होते थे, ये होते थे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। इंपॉर्टेंट है, ये कम्मकारा कौन होते थे, ऐसे लोग जो खेतों में काम करते थे, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वो दूसरों के खेतों में काम करते थे। तो इसमें चेंजेस क्या क्या है एग्रीकल्चर में, कि लोहे के हल बनने लगे। और सेकंड था बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड फैलाने के अलावा फ्रॉम विच प्लांट वुड स्प्राउट, सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। सैपलिंग्स मतलब पौधे उगाए जाने लगे थे, लोहे का इस्तेमाल हुआ और पौधे उगाए जाने लगे। अब मगध को भी देख लेते हैं। मगध का इलाका हम लोगों ने देखा था ना, मैंने बताया था अशोक, राजा अशोक जो है वो मगध के थे। ये देखिए, ये है मगध, यहाँ पर बिहार वाले रीजन में पड़ता है। अब मगध में उस समय पर क्या चल रहा था, मगध जो है वो काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद था। लगभग 200 ईयर्स मगध ना लगभग 200 सालों में ही जो है बहुत ज़्यादा बड़ा महाजनपद बन गया था, क्योंकि वहाँ पर गंगा भी आती थी, सोन भी आती थी, इसलिए मगध में खेती काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती थी। तो वहाँ पे नदी बहती थी, इससे ट्रांसपोर्ट मतलब शिप्स क्या बोट्स होती थी, नाव वगैरह में बैठ करके आराम से वो ट्रैवल कर लिया करते थे। और वाटर से चीज़ें पहुंचा देते थे, और वाटर जो आता था वो आराम से, उसकी वजह से, पानी की वजह से सिंचाई हो जाती थी। इससे की वजह से पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड। अब बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड था, इसलिए काफ़ी सारे वहाँ पे पेड़ भी उग जाते थे। तो एलिफेंट्स, हाथी भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाते थे, जिनको पकड़ लिया जाता था और आर्मी में भर्ती कर लिया जाता था हाथियों को। फॉरेस्ट वर प्रोवाइडेड वुड, फॉरेस्ट से उनको लकड़ी भी मिल गई, जिससे घर, कार्ट्स और चैरियट्स बनने लगे, है ना। घर हो गए, कार्ट्स होते हैं वो बैलगाड़ी टाइप्स, वो, और रथ वगैरह भी बनने लगे थे। और यहाँ पर आयरन की माइंस भी थी, मतलब लोहे की खदानें भी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोहे के जो है औजार और लोहे के हथियार बनने लगे थे। इसकी देखिए कितनी, वहाँ पे आपको नदी भी मिल रही है तो आपकी खेती भी अच्छी हो रही है, आपको लोहा भी मिल रहा है तो आपके औजार भी बन रहे हैं, आपके जंगल है तो आपको लकड़ी भी मिल रही है। इसकी वजह से मगध बहुत ही ज़्यादा बड़ा राज्य बन गया था। मगध के 2 पावरफुल रूलर्स की बात हम करें, बिंबिसार और अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद्स। बिंबिसार और अजातशत्रु ने काफ़ी सारे अलग अलग पैंतरे अपनाए ताकि वो बाकी सारे जो जनपद हैं उन पर कंट्रोल कर सकें। महापद्मनंद जो है, ये देखिए, महापद्मनंद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर था मगध वाले रीजन का। उसने अपना कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्ट मतलब पंजाब राजस्थान वाले पार्ट में भी इसने, ये मतलब बिहार वाली साइड से पंजाब राजस्थान कितनी दूर तक अपना इसने कंट्रोल बना लिया था। राजगीर, आज जो राजगीर बिहार में पड़ता है, वो मगध की कैपिटल थी। तो मगध की कैपिटल क्या थी, मगध की कैपिटल थी राजगीर। लेटर कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दी गई, आज का जो पटना है। आज से 2300 साल पहले रूलर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, वो मैकेडोनिया से। अलेक्जेंडर, अब ये इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर कहाँ का था, जिसको हम सिकंदर कहते हैं हिंदी में, वो मैकेडोनिया का था, यूरोप में। वो विश्व विजेता था, मगर वो इंडिया में आकर के कॉन्कर नहीं कर पाया था। ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्कर द वर्ल्ड, बट उसने काफ़ी सारे इजिप्ट और वेस्ट एशिया को जीत लिया था। बट इंडिया आते आते वो बियास नदी जो है पंजाब में बहती है, वहाँ पर आकर के रुक गया था, क्योंकि उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया था, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया के जो राजा हैं उनकी सेना में हाथी होते हैं, उनकी सेना में पैदल सोल्जर्स होते हैं, और वो रथों पर जो है वो जंग लड़ने के लिए आते हैं। तो हमने मगध के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं वज्जी के बारे में। मगध जो है वो काफ़ी पावरफुल किंगडम बन गया था, वज्जी उसकी कैपिटल थी। वाइल मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, वज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली। वज्जी जो था, वज्जी की कैपिटल क्या थी, मगध से अलग एक और महाजनपद था, वज्जी की कैपिटल जो थी वो वैशाली में थी। वो अलग फॉर्म की गवर्नमेंट थी, जिसको हम गण या फिर संघ कहते हैं। मतलब जो मगध था वहाँ तो महाजनपद का फॉर्म था, बट ये जो वज्जी था ना, इसमें गण या फिर हम इसे संघ कहते हैं, ये चीज़ चलती थी। गण होता है इज़ यूज्ड फॉर द ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स। गण का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जिसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं। संघ होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लोग इकट्ठा होते हैं।
गण और संघ जो हैं देवर नॉट वन, एक नहीं होते थे, काफ़ी सारे राजा होते थे। इसमें गण और संघ जो होता था ना, उसमें एक नहीं काफ़ी सारे राजा होते थे। कई बार थाउजेंड्स ऑफ मैन जो हैं, हज़ारों आदमी एक साथ रूल कर रहे होते थे और हर एक को ही राजा माना जाता था। राजा जो ये होते थे ना, वो एक साथ सारे के सारे रिचुअल्स, सारे जो कर्मकांड वगैरह करा करते थे, एक साथ किया करते थे, पूजा पाठ वगैरह असेंबलीज में, और डिसाइड करते थे डिस्कशंस के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। इफ़ देवर अटैक बाय एन एनिमी, अगर उन पर कोई दुश्मन अटैक कर दे तो पहले डिस्कशन होगी कि किस तरीके से उसका काम कंट्रोल किया जाए। और विमेन इन असेंबलीज में, ये जो संघ और ये सारे के सारे थे ना, संघ और जना वगैरह, इसमें विमेन, दास और कम्मकारा कौन होते थे? लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे संघ वगैरह में। तो बुद्ध और महावीर दोनों के दोनों, इनका हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे इनके बारे में। ये जो गण है ना, गण और संघ, इनसे ही आते थे, और इनके बारे में हमें संघ के बारे में बुद्धिस्ट बुक्स में काफ़ी अच्छा कुछ पढ़ने के लिए मिलता है, जानने के लिए मिलता है। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर हो गया खत्म। अब बस इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, अकाउंट ऑफ वज्जी फ्रॉम द दिग्ग नकाया, फेमस बुद्धिस्ट बुक। तो वज्जी के बारे में हम लोगों को, दिग्ग नकाया एक बुद्धिस्ट बुक है, उससे हमें पता लगता है। अजातशत्रुज एंड वज्जी, अजातशत्रु जो है ना, वो वज्जीज पे अटैक करना चाहता था, तो उसने अपने मिनिस्टर वसकारा को बुद्ध के पास भेज दिया एडवाइस लेने के लिए। तो बुद्ध ने पूछा कि क्या वज्जीज जो हैं वो फ्रिक्वेंटली असेंबलीज में मिलते हैं। जब उन्हें पता लगा कि When he heard that they did, कि हाँ भाई वज्जीज जो हैं, वो वज्जी के जितने भी लोग हैं वो सभा करते हैं आज भी और मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि ही रिप्लाइड दैट द वजीज वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर, कि वजीज जो हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे, प्रॉस्पर करते रहेंगे, इफ़ दे हैड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, अगर वो पब्लिक असेंबली करते रहेंगे, मिलजुल के डिसीजन लेते रहेंगे, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। एक दूसरे से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे। वज्जी विमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, वज्जी विमेन पे अत्याचार नहीं होगा। चैत्य जो श्राइन है उनको मेंटेन किया जाएगा, और सेंट्स जो है ना उनका आदर किया जाएगा। अगर ये सारी की सारी चीज़ें की जाएंगी तो वज्जीज को कभी भी कोई अटैक करके जीत नहीं पाएगा। राजा ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कॉन्कर द संघास, राजा जो काफ़ी बड़े बड़े पावरफुल किंगडम्स के होते थे ना, वो संघ को कैप्चर करने की कोशिश करते थे। नेवरदलेस दे लास्टेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, चाहे राजा महाजनपद के राजा ने बहुत अटैक किए संघ पे, मगर संघ जो है अच्छे से काम करते थे और वो नहीं टूटे। लगभग 1500 साल तक वो अच्छे से चलते रहे, बट फिर धीरे धीरे गण और संघ जो हैं वो गुप्ता रूलर्स ने उनको कैप्चर कर लिया। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये एल्सवेयर के बारे में इतना कुछ नहीं होता है, आपके एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए हम नहीं, चलिए देख लेते हैं। वीडियो वैसे तो बड़ा हो ही रहा है, तो थोड़ा और सही, कोई नहीं। ग्रीस और एथेंस के बारे में है। लगभग 2500 ईयर्स पहले जो एथेंस के लोग थे ना, उन्होंने एक अलग टाइप की गवर्नमेंट बनाई, डेमोक्रेसी। तो आज से 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स अगो, एथेंस के लोगों ने डेमोक्रेसी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई थी, जो आज चलती है, लगभग 200 सालों तक वो चली थी। और इसमें सारे के सारे जो फ्री मैन होते थे, आज़ाद आदमी जो होते थे ना, जिनकी एज 30 साल से ऊपर होती थी, उनको फुल सिटीजन माना जाता था। एक असेंबली होती थी जिसमें जो लगभग 40, मतलब साल में 40 बार वो लोग ज़रूर मिलते थे और इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे डिसाइड करते थे। सारे के सारे जो सिटीजन्स होते थे, सिटीजन्स कौन होते थे? जो आदमी होते थे 30 साल से ऊपर के। और काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट पे कैसे लोग अपॉइंट किए जाते थे, मतलब मिनिस्ट्रीज वगैरह इंपॉर्टेंट पोजीशन पे लॉटरी से उनको निकाला जाता था। जो चाहता था अपॉइंट होना, वो अपना नाम दे सकता था। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन आर्मी एंड नेवी, सिटीजन्स मतलब 30 साल से ऊपर के जो आदमी होते थे, मैन होते थे, उनको आर्मी में और नेवी में जो है सर्व करना होगा। वुमेन जो है वो सिटीजन नहीं होती थी। फॉरेनर्स जो हैं वो भी सिटीजन्स नहीं होते थे, जो एथेंस में काम कर रहे होते थे। मर्चेंट्स वगैरह, मतलब बाहर के लोग, एथेंस के देश के जो नहीं होते थे, वो भी सिटीजन्स नहीं होते थे, चाहे वो आदमी हो। बिसाइड्स काफ़ी सारे स्लेव्स, गुलाम भी होते थे एथेंस के, जो माइंस में वगैरह में काम करते थे, उनको भी सिटीज़न नहीं माना जाता। जैसे जो माइंस में, फील्ड्स में, वर्कशॉप्स में, है ना, हाउस होल्ड्स वगैरह में काम कर रहे होते थे। एक तरह से देखा जाए तो अमीर आदमी जो 30 साल से ऊपर का है, उसको ही क्या माना